वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। समीर ने अगर अपनी नमीरा को देखा था तो गलत नहीं देखा था। वो उसकी नजर का धोखा नहीं था, वो वाकई नमीरा थी। उसे देखकर वो तड़प उठा था। वो मायरा के गांव में ज्यादा रुका भी नहीं। उसे छोड़कर वो फौरन लौट आया और मायरा ने भी उसे रोकने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। वो समझ गई थी कि इस वक्त उसे रोकना बेकार है। नमीरा की झलक पाते ही वो जैसे चुप हो गया था। सारे रास्ते बस खामोशी से ड्राइव करता रहा। वो इस बात पर हैरान था कि वो दोनों ऊंट आखिर गायब कहां हो गए। पर वो ऊंट गायब नहीं हुए थे। वो सब औघड़नाथ की कारस्तानी थी। जिस तरह समीर ने नमीरा और औघड़नाथ को पहचान लिया था, उसी तरह औघड़नाथ ने भी समीर को एक ही नजर में पहचान लिया था। उसे ऊंट के पीछे भागता देखकर वो घबरा गया था। पहले तो उसने अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालकर ऊंट को दौड़ाया, और फिर जब उसने देखा कि समीर गाड़ी में बैठकर उनका पीछा कर रहा है, तो एक मोड़ आते ही उसने ऊंटों को रोका और सड़क से उतारकर पेड़ों के बीच ले गया। फिर उसने तुरंत ही न जाने कैसा मंत्र पाठ किया और फिर सड़क पर ही फूंक दिया। दोनों ऊंट सड़क के किनारे पेड़ों में खड़े होने के बावजूद भी समीर और मायरा को नजर नहीं आए। ये नजरबंदी का अमल था। काफी आगे जाकर देखने के बाद भी समीर को निराशा ही हाथ लगी। औगरनाथ ने जब देखा कि समीर निराश होकर लौट गया है, तो उसने नमीरा और शांति से कहा, शांति, अरे घूंघट निकाल ले। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी सूरत देखकर तेरा पति रुक गया था। मैं अगर अमल न करता तो वो तुझे अभी ले जाता। अरे औघड़, तू तो खामखा ही डर गया। उसे जरा मेरे पास आने तो देता। ये जानकर कि मैं शांति हूं, अपने औघड़ की शांति, तो उसका लटका हुआ मुंह देख के बड़ा मजा आता। हाँ, ऐसा हो तो सकता था, लेकिन मैंने खतरा मोल लेना ठीक नहीं समझा। चल, अब अपने ऊंट को हाँक कर सड़क पर ले आ। अब वो दूर जा चुका है। दोनों ऊंट सड़क पर आ गए और फिर पहले की तरह अपनी मस्त गति से अपना सफर तय करने लगे। उधर देवांग नन्ही बरहा के साथ नदी पार कर कर दूसरे किनारे पहुंचा। वो बरहा को कंधे से लगाए तेजी से पश्चिम दिशा में बढ़ता जा रहा था। लगभग आधा मील चलने के बाद उसे एक बस्ती दिखाई देने लगी। ये उसकी अपनी बस्ती थी। कुछ ही देर बाद वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। ये इस बस्ती का सबसे बड़ा और पुराना घर था। देवांग ने जोर से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से लाठी की ठक ठक सुनाई दी। दरवाजा खोलने वाली 90 बरस से कम क्या होगी। सफेद साड़ी पहने, झुकी हुई कमर, सफेद बाल, भौहें भी सफेद, हाथ में लाठी, सांवली रंगत, चेहरे पर बेशुमार झुर्रियां। दरवाजा खोलकर वो बुढ़िया एक तरफ हटी। उसने देवांग के कंधे पर किसी बच्ची को देखा तो हैरान हुई। देवांग,
ये क्या उठा लाया तू? माता, ये बरहा है, परमान की अमानत, बड़ी बेशकीमती चीज है, हमें इसे अपने पास रखना है। ओ, परमान की अमानत। माता, तुम क्या कर रही थी? बच्चों को दूध देने जा रही थी। क्या उर्वशी घर में नहीं है? अंदर है। वो कहां जाएगी? मैं यहां हूं। एक अधेड़ उम्र की औरत फौरन ही दरवाजे पर आ गई। उर्वशी, ले संभाल इसे, देख इसे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा रखना। तू चिंता न कर देवांग, मैं इसे अपने दिल का टुकड़ा समझकर रखूंगी। हाँ, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। उर्वशी ने बरहा की मोहिनी सूरत पर नजर डाली तो वो मंत्रमुग्ध हो गई। हाय, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर बच्ची। सुंदर क्यों ना होगी, आखिर परमान की पसंद है। ऐसी प्यारी बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। फिर वो उसे कमरे के भीतर ले आई और उसे होश में लाने का जतन करने लगी। देवांग बाहर निकल आया। उसने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे 10-12 मिट्टी के प्याले रखे थे। देवांग की वो बूढ़ी मां एक छोटी बाल्टी से इन प्यालों में दूध डाल रही थी। देवांग दरवाजे की दहलीज पर बैठ गया। जब सारे प्यालों में दूध भर गया तो देवांग की मां पार्वती ने दूध की खाली बाल्टी रसोई में जाकर रखी और फिर वापस पेड़ के नीचे आई और अपनी लाठी 3 बार जोर से जमीन पर मारी और बड़े प्यार से बोली, आओ बच्चों। उसका इतना कहना था कि अलग अलग जगहों से छोटे बड़े सांप निकलकर लहराते हुए उन दूध भरे प्यालों की तरफ लपके और दूध पीने लगे। पार्वती इन सांपों को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। वहीं समीर, वो नमीरा को भूला नहीं था। उसे जब भी उसकी याद आती तो उसका दिल तड़पाती थी। लेकिन वो विक्षिप्तता जो नमीरा की लाश देखकर उस पर सवार हुई थी, समीर की हालत अब वैसी नहीं थी। वो धीरे धीरे जिंदगी की तरफ लौट रहा था और अचानक जिंदगी के एक मोड़ पर उसे अपनी खोई हुई जिंदगी दिखाई दे गई। ऐसे में उसका बेचैन हो उठना स्वाभाविक था। अगले दिन वो घोड़ी पर सवार हवेली से निकला। उसे घुड़सवारी का कोई खास शौक नहीं था। वो तो घोड़े पर इसलिए निकला था कि शायद नमीरा उसे कहीं दिखाई दे जाए। नमीरा से मिलने की आस में उसने मीलों लंबा चक्कर काटा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वो निराश होकर हवेली लौट आया और कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ गया। नफीसा बेगम ने जब रोज की तरह उसके कमरे का चक्कर लगाया तो उसके कमरे में अंधेरा था। उसने अंदर जाकर लाइट जलाई तो समीर बेसुध लेटा हुआ था। वो तुरंत ही उसकी तरफ बढ़ी और पूछा, समीर बेटे, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। समीर की पलकें भीगी हुई थी। नफीसा बेगम ने देखा तो बोली, तुम रो रहे हो? नहीं मां, बस। फिर ये आंसू क्यों छिपाए तुमने? मां, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। मेरा दिल बेचैन है, इसे किसी भी तरह करार नहीं। पर क्यों? कुछ बता तो सही। मां, मैंने कल बड़े मामू के यहां जाते हुए रास्ते में नमीरा को देखा है। समीर ने जो रहस्य उद्घाटन किया था, ये किसी भयंकर विस्फोट से कम नहीं था। नफीसा बेगम सख्ते में आ गई। वो चिंतित हो गई कि समीर बड़ी मुश्किल से तो कुछ संभला है। इतने जतन करने के बाद जिंदगी की तरफ वापस आया है। अब ये फिर से नमीरा का शोशा कहां से आ गया? जाने उसने किसे देखा था। समीर बेटे, क्या तू जानता है तू क्या कह रहा है? हाँ मां, मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हें यकीन नहीं आया, यह बात मैं समझ सकता हूं और इसीलिए मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था। लेकिन बेटे, ऐसा कैसे हो सकता है? नमीरा मर चुकी है। तुमने तो उसकी लाश देखी है। मां,
आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। ठंडे दिमाग से जरा तफसील से मुझे सारी बात बता। समीर ने पिछली शाम की वो घटना पूरे विस्तार से मां को सुना दी। नफीसा बेगम बोली, अरे वो नमीरा की कोई हमशक्ल होगी। नहीं मां, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मेरा दिल फरेब नहीं खा सकता। वो नमीरा ही थी, वो इसीलिए गायब भी हो गई। अगर वो नमीरा नहीं होती तो यूं हरगिज गायब नहीं होती। कोई ना कोई राज है अम्मी। बेटे समीर, मैंने रौली से खुद बात की थी। वो नमीरा को समंदर किनारे कहीं रेत में दबा कर आया था। फिर वो तेरे अब्बू के हुक्म पर उसे कफन दफन के लिए हासिल करने गया था, लेकिन नमीरा की लाश उसे उस जगह नहीं मिली थी। जाहिर है इतने दिनों बाद लाश का मिलना नामुमकिन ही था, पर फिर भी लाश चाहे ना भी मिली हो, पर ये तो तू भी अच्छी तरह से जानता है ना कि वो मर गई है। पता नहीं मां, न जाने क्यों मुझे करार नहीं आता। समीर, मेरे बच्चे, अंदेशों में मत पड़ो। यकीन कर लो कि नमीरा मर गई है और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे डर है कि कहीं तू फिर से बीमार ना पड़ जाए। नहीं अम्मी, आप डरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं नमीरा को भूल नहीं सकता। मैं हमेशा उसकी तलाश करूंगा। मैं आज भी उसे तलाश करके आया हूं। उफ मेरे खुदा। अच्छा एक बात बता, तुझे मायरा कैसी लगती है? मां, इस वक्त मायरा के जिक्र का क्या मतलब है? बेटा, वो नमीरा से कहीं खूबसूरत है। खूबसूरत है तो होगी, मैं क्या करूं? मैं सोच रही हूं कि अम्मी आप जो भी सोच रही हैं बस सोचती ही रहिए, इस बात को जबान पर मत लाइएगा। समीर बेटे, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें इस तरह भटकता नहीं देख सकती। मेरे लिए न सही, अपनी खातिर तुम मेरी ये बात मान लो। अम्मी प्लीज, मुझे सुकून से रहने दें। हाँ बेटे, मैं भी तो यही चाहती हूं कि तुम सुकून से रहो। नफीसा बेगम बिस्तर से उठ गई। उन्होंने मायरा को तो अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था, पर अब हालात की इस करवट ने और समीर राय की मौजूदा कैफियत ने नफीसा बेगम की खुशियों पर पानी फेर दिया था। एक बार फिर से वो चिंता में पड़ गई थी। एक दिन नफीसा बेगम ऐसे ही ख्यालों में डूबी बैठी थी कि मायरा अपनी मां के साथ हवेली आ गई और नफीसा बेगम उसे देखकर खिल उठी। उन्होंने उन दोनों का बढ़ चढ़ कर स्वागत किया। मायरा कुछ देर तो उनके पास बैठी रही और फिर उठकर समीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। मायरा चली गई तो नफीसा बेगम अपनी भाभी नजमा से बोली, भाभी, कल से मैं बड़ी परेशान हूं। हैं? क्या हुआ? समीर का दिमाग फिर से उलटने लगा है। वो नमीरा को किसी तौर पर भूलता ही नहीं। अब क्या हुआ? वो उस दिन मायरा को छोड़ने गया था तो रास्ते में उसे कहीं नमीरा दिखाई दे गई। हाँ, मैं भी जानती हूं, ये बात मायरा ने मुझे बताई थी। है? तो क्या मायरा ने भी नमीरा को देखा था? नहीं, उसने तो नहीं देखा था। वो कह रही थी कि उसने ऊंट पर बैठी औरत पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बताओ, जो लड़की जीप में बैठी थी उसने तो देखा नहीं, लेकिन जो गाड़ी चला रहा था उसने देख लिया। नफीसा आपा, आप समीर को किसी पीर फकीर को क्यों नहीं दिखाती? उसकी झाड़ फूंक करवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूं नजमा, पर मैं पीर फकीर लाऊं कहां से? मैं तो किसी को जानती भी नहीं। आपा आप फिक्र मत करिए, मैं एक लड़की को जानती हूं, मगर आपको मेरे साथ चलना होगा। चलूंगी? क्यों नहीं चलूंगी, वहां जाने में क्या मुश्किल है? पर तुम तो किसी लड़की की बात कर रही हो ना, एक औरत जात इस मामले में क्या कर पाएगी? आपा बस आप मेरे साथ चलिए और वहां चलकर देखिएगा कि वो लड़की क्या कर सकती है और क्या नहीं। हाँ, आप समीर की इस्तेमाल की हुई कोई चीज साथ ले लीजिएगा, मसलन उसका रुमाल, कोई कमीज, कोई पेन वेन। ठीक है, हो जाएगा। नजमा ने नफीसा बेगम को एक शहर का नाम बताया था
और नफीसा बेगम ने भी ज्यादा बहस में पड़ना ठीक नहीं समझा। एक तय दिन पर वो दोनों उस जगह की तरफ निकल पड़े। ये एक आम सा इलाका था जहां अपनी बेशकीमती पजेरो गाड़ी से तय दिन पर नफीसा बेगम और रायशा उस जगह पर पहुंच गए। रायशा को नजमा ने ही वहां भेजा था क्योंकि उस लड़की से रायशा ही वाकिफ थी। उसने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबाया और कुछ पलों के बाद ही दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र की औरत ने इन घरेलू औरतों को अपने दरवाजे पर खड़े हुए हैरत से देखा और इतने में नफीसा बेगम बोल पड़ी, जी हमें अरुणिमा से मिलना है। अच्छा, मैं उनसे पूछती हूं, आप थोड़ा इंतजार करिए। उन सबको इंतजार करने को कहकर वो औरत अंदर चली गई। वो अरुणिमा की मां थी। नफीसा बेगम ने परेशानी से नजमा को देखा। उनके जहन में यह अंदेशा उठा था कि कहीं अरुणिमा उन सबसे मिलने से इनकार न कर दे, मगर नजमा ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो बंद दरवाजा फिर से खुला और अरुणिमा की मां रजनी, उन्होंने दोनों दरवाजे खोलते हुए कहा, अंदर आ जाइए। उन्होंने अपने मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाया और फिर उनसे अंदर आने को कहा। नजमा ने फौरन ही नफीसा को इशारा किया कि वो अंदर जाए और नफीसा बेगम ने नजमा से कहा कि वो भी चले। नजमा ने फौरन नफीसा बेगम को जाने का इशारा किया। नफीसा बेगम रजनी के साथ उठकर ड्राइंग रूम से निकल गई और फिर जिस कमरे में वो पहुंची उसमें सब्ज रंग का एक सादा सा कालीन बिछा हुआ था और सफेद लिहाफ चढ़े 2 गाव तकिए रखे हुए थे। कमरे में कोई नहीं था। रजनी ने नफीसा बेगम को बैठने का इशारा किया और कहा, आप तशरीफ रखें, वो अभी आती हैं। ये कहकर वो बाहर चली गई। उनके जाने के बाद नफीसा बेगम ने एक परीक्षण के तौर पर कमरे में नजर डाली और गांव तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। उनकी नजरें भीतरी बंद दरवाजे पर थीं। कुछ ही देर बाद एक छोटी सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसकी उम्र मुश्किल से 15 साल की होगी। नफीसा बेगम ने उसे देखा और उन्हें लगा कि वो कोई पैगाम वगैरह लेकर आई होगी, कि शायद अरुणिमा कहीं व्यस्त हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वो खुद ही अरुणिमा थी, पतली दुबली बाल कटी अरुणिमा। वो पूरे इत्मीनान के साथ दूसरे गांव तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। उसने गहरी नजरों से नफीसा बेगम का जायजा लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोशनगढ़ी की हवेली की मल्लिका को आखिर हमसे क्या काम पड़ गया? ये सुनकर नफीसा हैरान रह गई। टीवी सीरियल में किसी रोमांटिक अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली दिखती इस लड़की ने कैसे जाना कि वो कौन है और कहां से आई है? तभी उन्हें नजमा भाभी की वो टिप्पणी याद आई कि वहीं चलकर देखना पड़ेगा कि वो लड़की क्या कर सकती है। अरुणिमा ने मुंह खोलते ही नफीसा को हैरत में डाल दिया था। अब आगे न जाने वो कौन कौन से राजों से पर्दा उठाने वाली थी। नफीसा बेगम ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने बेटे के सिलसिले में आई थी। क्या हुआ आपके इकलौते बेटे को? नफीसा बेगम फिर से हैरान रह गई। इकलौता बेटा। उन्हें यकीन हो गया था कि नजमा उन्हें सही जगह लेकर आई है। उनकी समस्या शायद हल हो सकती थी। अब नफीसा बेगम ने वो हर बात बता दी जो जरूरी थी। वो लड़की पूरी एकाग्रता से नफीसा बेगम की बातें सुनती रही। जब वो खामोश हुई तो अरुणिमा संजीदगी से बोली, हमें आपके बेटे का पेन कलम चाहिए होगा। अरुणिमा को शायद ये भी पता था कि नफीसा बेगम समीर का पेन लेकर आई है। वो तुरंत बोली, हाँ लाई हूं ना मैं। उन्होंने वो पेन अपने पर्स से निकालकर अरुणिमा के हवाले कर दिया। उस लड़की ने उस पेन को एक नजर देखा और फिर अपने बाएं हाथ में दबा लिया।
उसकी हिरनी सी चपल आंखों में एक बेचैनी सी दिखने लगी थी। उसने कहा, एक सवाल पूछ सकती हूं आपसे? जी, पूछिए। क्या समीर राय ने वाकई अपनी नमीरा को देखा है? जी हां, ये सच तो है। क्या नमीरा जिंदा है? नहीं, ये गलत है। इसका मतलब है कि नमीरा मर चुकी है। यकीनन नमीरा मर चुकी है, इसके बावजूद वो दिखाई दे रही है। ये सब क्या गोरख धंधा है? आप इस बात को समझ नहीं सकेंगी। आप चाहती क्या हैं, बस ये बताइए। मैं अपने बेटे को नमीरा की यादों से अलग करना चाहती हूं। इन यादों ने उसे पागल कर रखा है। एक बात तो बताइए, क्या आपको अपनी पोती की याद नहीं आती? हाँ। क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा तो है, और ऐसी प्यारी, ऐसी खूबसूरत बच्ची कि दूर दूर तक ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। मगर आप उसे भूल गई हैं। क्यों ना पहले हम उस बच्ची के लिए कुछ करते हैं, फिर नमीरा की समस्या को देखते हैं। आपकी बहू नमीरा का मसला जरा टेढ़ा है। वैसे तो उस बच्ची को पाना भी आसान नहीं है। वो बेचारी भी बड़े शैतानों खबीसों के बीच फंसी हुई है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आज के लिए बस इतना ही। अब आप 2 दिन बाद आइएगा। हमें कुछ अमल करने दीजिए। इस मामले में अब हमारी भी दिलचस्पी जाग उठी है। ये कहते हुए वो लड़की उठ खड़ी हुई। अरुणिमा के चेहरे पर कुछ ऐसे भाव थे जिन्हें नफीसा बेगम कोई नाम ही नहीं दे पाई। उनके कुछ बोलने से पहले ही अरुणिमा अंदर कमरे में चली गई थी। और फिर 2 दिन बाद जब नफीसा बेगम दोबारा अरुणिमा के पास पहुंची तो अरुणिमा ने कहा, हमें 6 चाकू और 6 नींबू चाहिए। कोई मसला नहीं, मिल जाएंगे, लेकिन ये चीजें हमें बच्ची के बाप को लाकर देनी होंगी। आपका बेटा ये 6 चाकू और 6 नींबू खुद अपने हाथों से खरीदेगा और खुद हम तक पहुंचाएगा। ठीक है, हो जाएगा। मैं कल समीर को लेकर आ जाऊंगी, मगर देखिए, दोपहर और शाम के बीच के समय में ही यहां आइएगा, न पहले और न बाद में। जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा। बस तो फिर आप आ जाएं। नफीसा बेगम अरुणिमा के पास थोड़ा और बैठना चाहती थी। वो नमीरा और बच्ची के बारे में सवाल करना चाहती थी, लेकिन अरुणिमा ने इसका मौका ही नहीं दिया। अपनी बात पूरी करके उसने उन्हें उठा दिया था। नफीसा बेगम अपने दिल में हसरत लिए कमरे से बाहर निकल आई। वहां लौंग सरी बैठी थी। वो मालकिन को देखकर फौरन खड़ी हो गई। कुछ ही देर बाद वो दोनों गाड़ी में रोशनगढ़ी की तरफ लौट रहे थे और समीर हवेली में अपनी मां का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। नफीसा बेगम ने उसे अरुणिमा से अपनी मुलाकात के बारे में बता दिया था, और जब से समीर ने अपनी मां से सुना था कि उसकी बच्ची जिंदा है, वो उसे मिल सकती है, तब से उसके अंदर एक ऊर्जा सी आ गई थी। उसकी बेचैनी देखने वाली थी। वो अपनी मां के साथ इस नजूमी लड़की अरुणिमा से मिलने जाना चाहता था, लेकिन नफीसा बेगम ने ही मना कर दिया था। उसकी बेटी के जिंदा होने की खबर ने उसके जिस्म में जैसे एक नई रूह फूंक दी और वो नमीरा को भूल गया। वो अब अपनी बच्ची के लिए बेकरार था। वो बच्ची उसका अपना खून थी, उसकी नमीरा की आखिरी निशानी थी। नमीरा न सही तो कम से कम उसकी वो निशानी ही उसे मिल जाए। वो इंतजार कर रहा था कि अरुणिमा आगे उसकी बच्ची के बारे में क्या बताएगी। नफीसा बेगम हवेली पहुंची तो समीर का सब्र जवाब दे चुका था। उन्होंने कमरे में आकर सांस भी नहीं ली थी कि समीर ने पूछा, अम्मी, क्या रहा? उस लड़की ने क्या कहा? नफीसा बेगम ने अरुणिमा की मांगों के बारे में समीर को बताया। ये कोई बड़ी मांगे तो नहीं थी। अगले ही दिन बिल्कुल तय समय पर समीर 6 चाकू और 6 नींबू लेकर अरुणिमा के घर पहुंच गया। साथ में नफीसा बेगम भी थी। अरुणिमा की मां रजनी ने
उन दोनों को ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो अंदर से वापस आई और उन्होंने समीर को अपने साथ आने का इशारा किया। समीर तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसने मेज पर रखा वो लिफाफा उठाया जिसमें चाकू और नींबू थे और रजनी के पीछे चल दिया। नफीसा बेगम ने भी उसके साथ चलना चाहा, तो रजनी ने रुककर हाथ के इशारे से उन्हें पीछे आने से रोक दिया। फिर रजनी ने समीर को उसी सब्ज कालीन वाले कमरे में बिठाया। उसके वहां आते ही अरुणिमा भी आ गई। समीर उसके सम्मान में उठकर खड़ा होना चाहता था, मगर अरुणिमा ने हाथ के इशारे से उसे बैठे रहने को कहा और फिर खुद भी उसके सामने उस गोल तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। अरुणिमा ने सर पर काला दुपट्टा ले रखा था और उसका चेहरा किसी चांद की तरह चमक रहा था। समीर को तो उसके चेहरे में भी अपनी नमीरा का चेहरा ही दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए वो बहका, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी आंखें नीची कर ली थी। अरुणिमा की निगाहें समीर के चेहरे पर टिकी रहीं। फिर वो बोली, लाइए राय साहब, चाकू और नींबू। समीर ने वैसा ही किया। अरुणिमा ने एक चाकू उठाकर उसे खोला। ये चाकू लगभग 4 इंच का था और सारे चाकू एक ही जैसे थे। अरुणिमा ने चाकू के हत्थे को मुट्ठी में दबाकर अपना हाथ ऊपर उठाया, कुछ इस अंदाज में जैसे वो चाकू का फल कालीन में गाड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने चाकू हाथ में लिए लिए समीर को हुक्म दिया, एक नींबू अपनी हथेली पर रख लो और अपनी हथेली मेरे सामने करो। समीर ने वैसा ही किया और हाथ उसके सामने कर दिया। न जाने वो क्या करने वाली थी। अरुणिमा ने कहा, समीर साहब, क्या आपको अपनी पत्नी से बहुत प्यार था? जी हां, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। काश आपने ये मोहब्बत उससे उसकी मौत से पहले की होती, तो उस पर जो कयामत गुजरी है वो ना गुजरती। जी, मुझे अपनी लापरवाही का अच्छी तरह से एहसास है। मैं शर्मिंदा हूं, पर मैं क्या करूं? गया हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता। मैं अगर उसे अपनी जिंदगी देकर भी वापस ला सकूं, तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। समीर साहब, जिस तरह गया वक्त वापस नहीं आ सकता, उसी तरह जाने वाले भी कभी लौट कर नहीं आते। मगर अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने नमीरा को देखा था। आखिर वो कौन थी? फिलहाल आप इतना सुन लें कि आपकी नमीरा मर चुकी है और आप इस हकीकत पर यकीन कर लें। रहा सवाल कि आपने नमीरा के रूप में किसको देखा, यह वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो आपको अपनी बच्ची की फिक्र करनी चाहिए। मुझे बताइए, वो कहां है? मैं उसे कहीं से भी लेकर आऊंगा, चाहे मुझे पाताल में जाना पड़े तो भी। समीर साहब, वो शैतानी प्राणियों के संरक्षण में है। आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब फिर मेरी बच्ची मुझे किस तरह मिलेगी? हम मिलाएंगे उसे आपसे। भगवान ने चाहा तो बच्ची 2 दिन के अंदर आपकी हवेली में पहुंच जाएगी। ये बड़ा अनूठा दावा था। समीर ये सुनते ही जैसे खुशी से कूदना चाहता था। अरुणिमा ने कहा, बस अब और कोई सवाल नहीं। इसके बाद वो खामोश हो गई। उसकी नजर अब चाकू की नोक पर थी और धीरे धीरे उसका हाथ नीचे आ रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन वो क्या पढ़ रही थी ये सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर जब समीर की हथेली पर रखे नींबू और चाकू की नोक के बीच बस 3 इंच का फासला रह गया, तो अचानक नींबू ऊपर उठा और चाकू में अपने आप ही पैबस्त हो गया। अरुणिमा ने नींबू पर नजर जमाए हुए कहा, देखो, तुम्हें समीर साहब की बेटी को उनसे मिलाना है। उसी पल नींबू के अंदर से 2 खून के कतरे निकले। न जाने वो किसे संबोधित कर रही थी। वो खून अभी बहकर थोड़ा नीचे ही आया था
कि अपने आप ही जम गया। वाह, शाबाश। अरुणिमा के चेहरे पर खुशी थी। उसने चाकू में पैबस्त नींबू को चाकू सहित एक बड़ी प्लेट में रख दिया। इसके बाद अरुणिमा ने तमाम नींबुओं पर यही अमल दोहराया और फिर चाकुओं से भरी उस प्लेट को उठाया और खड़ी हो गई। उसे खड़ा होता देख समीर भी उठ गया। अरुणिमा ने आगे कहा, समीर साहब, अब आप आराम से अपनी हवेली जाइए। 2 दिन बाद यानी शुक्रवार की सुबह आपकी बच्ची भी हवेली में पहुंच जाएगी। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अरुणिमा ने समीर के जवाब का इंतजार नहीं किया। वो फौरन कमरे से निकल गई। समीर के लिए अगले 2 दिन जैसे कयामत बन गए। वो कांटे ही नहीं कट रहे थे। वो बार बार नफीसा बेगम से सवाल करता, अम्मी जान, क्या वाकई मेरी बेटी आ जाएगी? और नफीसा बेगम उसे समझाती, क्यों नहीं, जब अरुणिमा ने कह दिया है तो आ ही जाएगी। मगर समीर को विश्वास ही नहीं होता था। पर उसने वो चमत्कार तो देखा था। ये अरुणिमा एक जरा सी लड़की जैसी ही तो दिखती थी, फिर वो ऐसी पहुंची हुई कैसे बन गई? और ये चाकू और नींबू का क्या मामला था? वो कैसे अपने आप उठकर चाकू में घुस गया था? और कैसे उससे खून के कतरे निकले थे? ये सब तो समीर की आंखों के सामने ही हुआ था। आंखों देखी बात को झुठलाना नामुमकिन था। इस अरुणिमा के बारे में तो न जाने कहां कहां से उसने क्या क्या सुना था। लोग उसे चमत्कारी तांत्रिका मानते थे। इस छोटी सी उम्र में भी उसने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। दूर दूर तक उसके मुरीद फैले हुए थे। कईयों को बड़ी भयानक परिस्थितियों से मुक्ति दिलाई थी उसने। कितनों के न जाने कैसे कैसे बिगड़े काम बनाए थे। लेकिन वो थी भी बड़ी रहस्यमयी। दुखियों पीड़ितों की सेवा करने वाली वो लड़की किसी से एक पैसा भी नहीं लेती थी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उसकी माँ तो स्कूल में टीचर थी। कोई खास तनख्वाह भी नहीं थी। कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती थी बस, और गुजर बसर ठीक ठाक चल जाता था। अरुणिमा भी जब कॉलेज जाती तो वो एक नॉर्मल लड़की होती। कॉलेज में उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वो रूहानी ताकतों की मालकिन है। वो अपने बारे में कोई चर्चा नहीं करती थी। अपने पास आने वालों को भी ताकीद करती थी कि उसके बारे में ज्यादा बातें ना करें। पर ऐसा हो कैसे सकता था? जिस किसी को भी वो संकट से उबारती, वो किसी न किसी दूसरे मुसीबत के मारे को लेकर उसके पास पहुंच ही जाता। नफीसा बेगम भी तो उसके पास ऐसे ही पहुंची थी। भगवान का शुक्र था कि इस चमत्कारी लड़की ने खुद दिलचस्पी लेकर समीर राय की बेटी को हासिल करने में अपनी मदद का वायदा कर दिया था। वरना वो तो कभी कभी अपने पास आने वालों को टका सा जवाब दे देती थी। समीर के ये 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटे थे। फिर शुक्रवार की सुबह हुई। उस रात समीर राय हवेली में चक्कर ही काटता रहा। वो पूरी रात बस जागकर अपनी बेटी के बारे में ही सोचता रहा। वो बेटी जिसके मिलने की कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। उसे तो वो मरा मान चुका था। 1 दिन की बच्ची जिसे ऊंट पर लाद कर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए, वो भला जिंदा कैसे बच सकती थी? लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान जिसे जिंदा रखना चाहे उसे भला कौन मार सकता है? समीर राय ने हवेली का बड़ा दरवाजा खुलवा दिया था और चौकीदार से कह दिया था कि अगर कोई बच्ची नजर आए तो उसे अंदर आने दिया जाए। पौ फटते ही वह खुद हवेली के मुख्य दरवाजे पर बैठ गया। नफीसा बेगम ने उसे दरवाजे के सामने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे देखा तो उसके लिए अंदर से कुर्सी मंगवाई और फिर वो खुद भी उसके साथ ही एक कुर्सी पर बैठ गई। अरुणिमा ने बच्ची के आने का कोई निश्चित वक्त नहीं बताया था,
बस इतनी भविष्यवाणी की थी कि बच्ची शुक्रवार को खुद ब खुद हवेली पहुंच जाएगी। अब तक पूरी तरह से सुबह हो गई थी। हर तरफ उजाला फैला हुआ था और समीर की आंखें टकटकी बांधे अपनी बेटी को देखने को प्रतीक्षारत थीं।